प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब की तबीयत नासाज है, इसकी वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहे और आज का प्रोग्राम मैं उनकी जगह पर मेज़बानी करूँगा। आज फिर कौमी असम्बली में हंगामा आ रही रही और ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर ने माहौल गर्म कर दिया। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से भी तकरीरें की गई। सवाल ये पैदा होता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर गर्मा गर्मी देखने में आ रही है, क्या ये उसका रद्दअमल है जो हमें सड़कों पर देखने को मिल रहा है, या जो सड़कों पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, 3 जलसे हुए हैं पीडीएम के, उसका रिएक्शन क्या पार्लियामेंट में नज़र आ रहा है या उसका तसलसल है या दर्जा हरारत में इजाफा। इसके अलावा जो बातें आज की गई हैं या सादिक साहब की जानिब से, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, क्या ये उन बातों का जवाब है जो हुकूमत की जानिब से नवाज़ शरीफ को गद्दार का नारा लगा कर की जा रही थी, उसका जवाब दिया है क्या? ये अपनी जगह पर एक सवाल है। और दूसरा ये कि आज कुछ अहम मुलाकातें, जैसे अख्तर मैंगल साहब की मरीम नवाज़ साहब से मुलाकात हुई है, तो इसकी जो सियासी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई, उसका क्या होगा? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़कार हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब। शाहीन सहबाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी बहुत सीनियर तजज़कार हैं। नासिर बेगचूता ऐसा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं तमाम सीनियर तजज़कारों को खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले शाहीन सहबाई साहब, ये जो कौमी असम्बली में हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्मी देख रहे हैं, अगरचे ये नई है, ये होता रहता है, लेकिन जिन अल्फाज के साथ एक दूसरे पर हमला किया गया और कलभूषण का जिक्र आ गया और फिर अभिनंदन का जिक्र आया, कुछ इल्ज़ामात लगे शाह कुरैशी साहब पर लगे, आपके ख्याल में ये जो बातें ख्वाजा आसिफ ने की हैं, ये जवाब है उन बातों का जो नवाज़ शरीफ को हुकूमत गद्दार के साबित करने की कोशिश करती रहती है और जो मुराद सईद तकरीरें कर चुके हैं इससे पहले, क्या उसका जवाब देने की कोशिश की गई है? देखिए, सड़कों पे हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सड़कों पे जलसे जुलूस हो रहे थे और उसके बाद कई सवाल उठे, कई नई चीजें सामने आई, कई नई तकरीरें हुई और अटैक किए गए, इदारों पे अटैक किए गए। और उसके बाद मगर वो जो मेरे ख्याल में, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, मेरे ख्याल में जो एक पब्लिक का और बहुत भरपूर किस्म का एक इनकलाब जिसे कहते हैं आना चाहिए था सड़कों पे, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। आम ही जलसे जुलूस होते रहे और जैसे होते हैं, हर पार्टी ने अपने अपने इलाके में अपनी अपनी शो और स्ट्रेंथ करी और वो भी कोई इतनी ज्यादा बहुत बड़ी नहीं थी कि छोटे छोटे स्टेडियम में उन्होंने अपने जलसे कर लिए, ठीक है, हो गए। लेकिन ये कि अब ये जो गर्मा गर्मी हुई है, इसको अब असेंबली में भी रिफ्लेक्ट होना है। लेकिन एक और भी ट्रैक मुझे नजर आ रहा है कि कई लीडर जो है वो अब बाकायदा डायलॉग की बातें कर रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, फौरी तौर पे डायलॉग होना चाहिए और इदारों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए और पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का इदारों से डायलॉग होना चाहिए। आज मैं अभी सुन रहा था कि खाकान अब्बासी साहब जो है वो कह रहे थे कि जी नए इलेक्शन पे डायलॉग होना चाहिए। तो ये अभी कोई इसकी वजह मुझे उन्होंने नहीं बताई कि जी क्यों नए इलेक्शन पे डायलॉग होना चाहिए। क्या असेंबली हमारी टूट गई है या क्या असेंबली में इस्तीफा दे दिया है या इतना चलने के काबिल नहीं रही, लगड़ी लोली हो गई है, क्या हो गया है? और सीधी सी बात है, एक ट्रैक चल रहा है आपका अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का, जो अभी बहुत स्लो चल रहा है, उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेज करें उसको। अब ये ट्रैक अगर चलाते हैं आप, इसमें एक क्लीनिंग जो हो रही है हमारे सिस्टम में, अगर ये क्लीनिंग हो जाए तो उसके बाद तो फिर आप कह सकते हैं कि जी अब ये क्लीनिंग हो गई, अब दोबारा इंतखाब करा लें। लेकिन अभी मुझे इंतखाब का जवाब कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों इंतखाब होना चाहिए? महंगाई की वजह से इंतखाब होना चाहिए तो फिर ये तो बहुत ही हर जगह ही फिर हर रोज ही इंतखाब होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, आप ये जो पार्लियामेंट एक तरह से मुअत्तल सी होकर रह गई है, उसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन या कानून साजी के लिए जो माहौल होना चाहिए, कानून साजी के लिए जो डिस्कशंस होती हैं, बहस मुबाहिसा होता है, वो काफ़ी अर्से से देखने में ही नहीं आ रहा। और बहुत अहम कानून साजी पर भी ऐसे ही इख्तलाफ राय और उसके नतीजे में हंगामा राई और फिर हंगामा राई में बिल पास होता है, बाद औक़ात ऑर्डिनेंस से काम चलाना पड़ता है। तो ये माहौल पार्लियामेंट का जो होकर रह गया है, इसका हल क्या आप देखते हैं? क्या वो कि जो शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जी डिस्कशन इलेक्शन पर होनी चाहिए? शुक्रिया खालिद। देखिए, बुनियादी तौर पे हमारी पॉलिटिक्स जो है वो डायरेक्शन लेस है। हम
बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन हमारे जो रवैये हैं वो इंतहाई गैर जमहूरी रवैये हैं। हम जिस तरीके से एक दूसरे को मुखातिब करते हैं वो बदाते खुद अदम बर्दाश्त हमें नजर आता है कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है। अभी शाहीन साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे थे कि आप 2018 के इलेक्शन में या तो आप पहले दिन ही फैसला कर लेते कि जी मैसिव रिगिंग हुई है और लिहाजा हम जो है इस असेंबली में नहीं बैठेंगे, तो वो आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड नजर आता है कि जी आप इलेक्शन को सही नहीं मानते। मुझे बताएं, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स आपने पहले की थी, इन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन रिफॉर्म्स की थी, वो क्या रिफॉर्म्स थी? इलेक्शन कमीशन को बेहतर बनाया आपने बेहतर। अब उसी इलेक्शन कमीशन, पहले एक ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, फिर दूसरे ने उस पर ट्रस्ट किया। जब आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर चुके हैं और उसमें बेहतरी अपने सही लाए हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुंतखब होगा, 2 लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द, ये सब चीजें हो गई हैं। उसके बाद भी जब आप इलेक्शंस पे डाउट्स क्रिएट करते हैं और फिर डाउट क्रिएट करने की बुनियाद क्या बनती है? बुनियाद ये बनती है कि जी इलेक्शन में रिगिंग, अच्छा रिगिंग का क्या तरीका है? इलेक्शन अगर रिग्ड हुए हैं तो फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आपको सीरियसनेस कहाँ नजर आती है? कितनी सियासी जमातें गई हैं और सीरियसली उन्होंने इलेक्शन पिटीशंस को फाइट किया है? हमें नहीं नजर आता। पिटीशंस की तादाद भी आप उठा लें। हाँ, पंजाब में 11 हैं, पंजाब में 11 हैं ऑपोजिशन की और 13 खुद हुकूमत ने पिटीशंस दी हुई हैं। लेकिन अगर फर्ज करें, होती है हमारी यहाँ पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ इदारों की मुदाखलत होती है, इसमें भी कोई गहराई नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जाती है, बनाई जाती है। लेकिन जब ये अभी जैसे शाहीन साहब बात कर रहे हैं, डायलॉग क्यों हो? क्या इस मुल्क में पार्लियामेंट नहीं है? पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती। आप कानून बनाएं, सख्त से सख्त बनाएं ताकि नॉन इंटरफेरेंस हो, आपकी भी नॉन इंटरफेरेंस हो, दूसरों की। डायलॉग तो विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जी। डायलॉग आप इदारों के दरमियान डायलॉग किस चीज का? रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, खत्म हो गई बात। रूल ऑफ लॉ पे एग्जीक्यूट करें। आप सियासी जमातें जो हैं अगर समझती हैं कि जी बाहर से इंटरफेरेंस होती है तो कानून सख्त करें। लेकिन जब आप डायलॉग करते हैं तो फिर आप दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, फिर आप उसे अलाउ कर रहे हैं। जब आप 4 बातें करेंगे तो वो भी 4 बातें करेंगे जी। तो किस लिए डायलॉग करें भाई? सबका अपना अपना दायरा जो है उसका तयन आईन के तहत मौजूद है जी। अगर वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल रहा है तो पार्लियामेंट मौजूद है उसके लिए। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उठा लें। आप मुझे बताएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर वाकई सही अंदाज में काम करे तो एक जाने वाली हुकूमत का एहतसाब जो है वो उस वक्त की अपोजिशन करती है। लेकिन आपने रिडंडेंट कर दिया। सिंध में उठा लें, सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का क्यों नहीं बनाया हुआ? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने तय किया था, लेकिन क्यों नहीं बनाया हुआ? 18वीं तरमीम में निचली सतह तक इख्तियारात जाने की बात है, क्यों नहीं? कौन इसमें कौन सा इदारा आपकी राह में रुकावट है? मुझे कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमातें बना दें कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली में कौन सा इदारा आपकी राह में हायल है? देखिए, मैं सबसे बड़ा हामी हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, और हमारे यहाँ 73 सालों में रहा है रोल। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी तमग़े जमहूरियत दें, किसी आमिर को निजात दहिंदा कहें, किसी आमिर के साथ एनआरओ बैठकर करें, तो फिर मैं अपने ग्राउंड लूज कर जाता हूं। फिर मैं अपने पॉलिटिकल ग्राउंड पे स्टैंड नहीं कर सकता जी। जब मैं खुद जो है उसकी विकेट पे जाके खेलना शुरू कर दूं तो फिर तो वो अपनी विकेट पे ज्यादा बेहतर खेलता है। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल रवैये में तब्दीली आनी जरूरी है जी। हमारे जो गैर जमहूरी रवैये हैं वो सियासी जमातों के अंदर पिन्हा है। हमारी सियासी जमातें जब तक अपने रवैयों को जमहूरी नहीं करेंगी, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि अगर हर 5 साल में मुल्क में तब्दीली आती है तो हर 4 साल में सियासी जमात में भी तो तब्दीली आनी चाहिए जी। हाँ। एक नया सियासी आदमी रहनुमा हाँ, और वो नहीं हो रहा, वो रवैये वहीं के वहीं खड़े हैं। बिल्कुल सही है। नासिर चौधरी साहब, 2 तरह के आर्गूमेंट है ना इसमें धांधली के हवाले से। अब वैसे तो खैर इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स ये हैं कि जैसे बलोचिस्तान में कुछ ऐसी नशस्तें हैं कि जिसमें पीटीआई ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, और उसमें बलोचिस्तान की छोटी जमातें जिसमें अचकजई साहब की पार्टी हो सकती है, बाकी पार्टीज़ हैं, वो मौलाना के कैंडिडेट के मुकाबले में हारे हुए हैं और मौलाना का कैंडिडेट वहाँ पर जीता हुआ है और दोनों ही एहतजाज कर रहे हैं।
तो अब क्या वहां पर उस सीट पर हारने वाले क्या मौलाना के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं इस पीडीएम के जलसे में आके? आपको कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग लगता है? एक ये कि हम इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन लेके नहीं गए कि सारा ही इलेक्शन रिग था, और हुकूमत का आर्गुमेंट यह है कि जनाब आपने तो टोटल 11 दरखास्तें दी हुई हैं, आप कैसे पूरे इलेक्शन को रिग करार दे रहे हैं? कौन सा आर्गुमेंट दुरुस्त है? देखिए, हम चारों जो यहाँ बैठे हैं, आप भी, जाहिर सी बात है, उन सब ने इस मुल्क में असेंबलियाँ टूटती हुई देखी हैं जी। इन सब में लोगों ने असेंबलियाँ टूटते हुए देखी हैं, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार होते हुए देखा है, और गैर कानूनी अदालती कार्रवाई के जरिए एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ते हुए देखा है। हमने एक प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को नाजायज़ करार देते हुए देखा है, हमने एक प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को जायज़ करार देते हुए देखा है। तो ये सब कुछ है, और जाहिर है इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। इसमें जाहिर है जस्टिस नसीम हसन शाह जब कहता है कि मुझसे ये कहा गया था फांसी दो और मैं दबाव में था, तो कौन दबाव डाला था भाई? तो सब ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ जाके कदमों में बैठ जाती है कि एहतसाब करो भुट्टो का पहले, फिर उसके बाद उसको फांसी दो, फिर इंतखाबात कराओ, इंतखाबात मुलतवी करवा देती हैं, फिर उसके बाद और भी कहानी चल जाती है उसके साथ साथ। तो इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इन्होंने आइन को खिलवाड़ा बना दिया है। अब बिल्कुल मजहर सही कह रहे हैं कि हमारे पास सारे ज़ाब्ते मौजूद हैं जी। हमारे पास सारे SOPs मौजूद हैं, हमारे पास सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं, हमारे पास आइन से गद्दारी की सज़ा का आर्टिकल मौजूद है आइन तोड़ने की, हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट को काबू करने, सियासी पार्टियों की को चलाने का तरीक़ेकार मौजूद है। उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे को गद्दार के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अभी तो काफिरों का भी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों बाद कि फला काफिर है, फला काफिर है। तो वो कारखाने लग रहे हैं, जो दोबारा जी जी जी, जिसमें जो सियासी जमातें ये शोर मचा रही हैं कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म होना चाहिए, और जो ये कह रही हैं कि वोट को इज्जत दो, वो तो इस सारे खेल का पिछले कई साल से, बरस से और दहाइयों से हिस्सा रहे हैं, और आज भी हिस्सा हैं। यानी आज भी अगर उनके साथ बैठकर इस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ प्लान करती है तो उसके लिए वो तैयार है। देखिए, मैंने पहले अर्ज किया ना कि सब एक थैली के चट्टे बट्टे। इन्होंने पहले भी ये काम किया है। इनमें से किसी के हाथ पे, हर एक के हाथ पे खून लगा हुआ है, हर एक के हाथ पे दाग लगा हुआ है। अब ये दाग कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, कितना ज्यादा किसके लहू पर, किसके दामन पे दाग है, ये बाप तय कर लीजिएगा बाद में। शाहीन सबाई साहब और सईद खाई साहब और मजहर सब जानते हैं कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। इस मुल्क को जमहूरी बुनियादों पर खड़ा नहीं होने दिया गया। गुलाम मोहम्मद से आ जाए आज तक, आप पूरी हिस्ट्री आपकी दागदार हिस्ट्री है। कहीं पर कोई सफाई आपको नजर नहीं आएगी, कोई सफा आपको साफ नजर नहीं आएगा। अब बलूचिस्तान में जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान में फिर हुकूमत जाने वाली है। अख्तर बैंगन की मुलाकात मरियम से, उसके बाद ज़ाहिर है बिलावल से भी होगी। वो एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जी कि मौजूदा हुकूमत को हटाया जाए। तो अब देखें वहाँ क्या होता है। और फिर लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा लगा, आज प्राइम मिनिस्टर का लहजा बड़ा सॉफ्ट था। आज उन्होंने डॉक्टर्स के कन्वेंशन में डाकू और चोर का, जेब कुतरा का जुर्म की सजा कम कर दी, और जेब कुतरे की सजा जो है वो थानेदार जमानत दे सकता है। ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल सईद काई साहब, ये अब पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपके ख्याल में पार्लियामेंट के बिजनेस को चलाना कितना आसान या मुश्किल रहेगा जब आप सड़कों पर मौजूद हैं? अगरचे इमरान खान भी ये कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर मौजूद थी, पार्लियामेंट का एक वक्त तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया, इस्तीफे देने की बात हो गई, लेकिन अमली तौर पर ये पार्लियामेंट तो आगे चलती नजर आ रही है ना आपको? देखिए, अभी आपने कहा पार्लियामेंट के बिजनेस को कैसे चलाया जाए। बात यह है कि पार्लियामेंट आपके बिजनेसेस चलाने के लिए अब मुख्तस हो चुकी है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अभी सारी बातें हमने की, अपने अपने एंगल हैं सबके, मगर यहां एक पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा महंगा और ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन गया है। और जो अंदर जाता है, जब बाहर आता है तो पता चलता है वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन या तो हाउसिंग सोसाइटियां बनाने वाला है या शुगर मिलें लगाने वाला है। अब वो माल बन गया। अब चूंकि सरमाए की इतनी सराहियत है, और खासतौर पर काले धन की इस सियासत में और हमारी रियासत के अंदर भी,
कि अब वो माल आ गया चुनाचे। अब क्या चीज तय करती है कि आप पॉलिटिकल लीडर हैं? मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं बिलियनर हूं। अब इसका लाजमी नतीजा है कि जो मेरा बेटा होगा वो अगला मेरी पार्टी का हेड होगा। अभी सवाल उठाया ना कि हमारे दोस्तों ने और मेरे मगर बास भाई ने कि भाई ये क्या कहानी है। तो ये बात ये है कि ये पहली बात, ये पॉलिटिकल पार्टियां रही नहीं है, अब ये लिमिटेड कंपनियां हैं, ये कारोबार की तरह चलती हैं। आज जो लड़ाई हो रही है, बड़े वैलिड सवाल भी हैं जो हम रियासत से पूछ सकते हैं और पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनकी तय में आपकी और मेरे हकूक की कहानी है। किसी ने कहा है स्टेज पर आके कि यार यूनिवर्सल हेल्थ केयर आइन में लिखा हुआ है, पानी दो, रोजगार दो। ये किस बात की लड़ाई है जिसपे हमारी सारी स्क्रीनों को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है? ये मेरी लड़ाई लड़ी जा रही है या किसी की औलाद की लड़ाई लड़ी जा रही है? देखिए आज के मकासद कितने घटिया और छोटे हो चुके हैं। सियासत तो पैगंबरों का पेशा था, तकदीरें बदल देने का पेशा था। ये कब से अच्छा, अब सवाल रहा कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट बड़ी बुरी है। अच्छा जी, ये आज अभी ये हकीकत आपके ऊपर मुनकशिफ हुई है, तब मुनकशिफ नहीं हुई थी जब एक बाकायदा साफियों को हायर किया गया था और जाली तौर पर आपकी शख्सियात को मीडिया में तामीर कर रहा। इनमें से कोई आदमी ऐसा है जो लीडर बनने की कोई क्वालिटी हो उसमें, मैं नाम किसी का नहीं लेता, मुझे बताएं ये लीडर बन सकते थे अगर रियासत इनके पीछे ना होती? ये काउंसलर जो है वो भरते जो है वो जीत नहीं सकते थे। मतलब आज जितने लीडर आप देख रहे हैं, मुझे बताएं कोई बहुत बड़ा स्टेट्समैन है इनमें? कोई हेनरी किसिंजर है, व्लादिमीर लेनिन है, लियोन ट्रोट्स्की है, मुझे बताएं कौन है इनमें? या कोई नेल्सन मंडेला है इसमें? जैसे मुझे ये लोग जो हैं ये बहरूपिये हैं। हम सियासत को बुरा नहीं कहते, जमहूरियत में ही हमारा मुस्तकबिल है, आमरीत में नहीं है। मगर जिस वक्त तक ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं बनती और ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये सारी बुराइयां आपको आज नजर आ गई। 32 साल में हुकूमत में थे, आपको नहीं पता था कि यहां हमें इलाज नहीं मिल रहा, यहां पे जी ये भी लोग गायब हो रहे हैं, ये हो रहा है वो, ये आपको नहीं पता था। ये आज आप पर मुनकशिफ हुआ है। तो इसलिए ये इस अवाम की लड़ाई नहीं है, ये एक ओलिगार्की और शरीफ डायनेस्टी की लड़ाई है जो कि वो रियासत से लड़ रहे हैं और वो जाती लड़ाई है। वो समझते हैं कि हक की हुक्मरानी हमने स्टाम्प पे लिख के ले लिया है। जो अब वो यही चाहते हैं जिस तरह बिलावल के साथ हुआ कि हुकूमत भुट्टो की थी, लेकिन सर फिर बेनजीर की थी, काजी साहब अब जरदारी खान पे चली गई है। जिस हद तक नवाज शरीफ चले गए हैं, ये सिर्फ इस हद तक की लड़ाई या ये तो माजी में भी होती रही ना, ये लड़ाई है कि हुकूमत कर रहा है, ऑपोजिशन ने शोर मचाया, ये तो माजी में भी होता रहा है। लेकिन जो अब नवाज शरीफ ने लाइन ले ली है, जिस हद तक चले गए हैं, वो शायद अब कुछ और हासिल करना चाहते हैं, खाली इक़्तिदार या वो बदला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? देखें जो हासिल होगा तो तारीख भी देखेगी, हम भी देखेंगे और हम मामूली से साफी के तौर पर रिपोर्ट भी कर देंगे जो होगा। लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ पड़े हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ना होती तो ये जब सिलेक्शन हुई थी, जनरल हमीद गुल ने सारी कहानी सुनाई है मुझे, कैसे इनको लेके गए थे और कहा था कि आज से आप हुक्मरान हैं। नहीं, इसका तो जवाब है ना उनके पास कि माजी में हमने गलतियां की, अब हम ठीक करना चाहते हैं। हमारे लिए जी यार माजी को गोली, माजी की गलतियां उस दिन पता चली जिस दिन पता चला कि 2018 में जो है आपको जो सुप्रीम कोर्ट में हमले करने की इजाजत नहीं होगी जो जनरल करामत ने दी थी। आपको लोहे के चने नहीं बनने दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, धांधली हुई होगी, इससे पहले आज तक धांधली नहीं हुई, छांगा मांगा नहीं हुआ। यहां पे हॉर्स ट्रेडिंग कौन लेके आया? गैर जमाती इलेक्शंस की बुनियाद किसने रखी? जुल्फकार अली भुट्टो की रियल इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी उसको बर्बाद करने में कौन था जो जियाउल हक के आगे खड़ा होता था? यही आर्गुमेंट्स बिल्कुल सही है। ये आर्गुमेंट्स मगर आप दें जब पीएमएलएन के लोगों को, पीपल्स पार्टी को, वो कहते हैं कि जी ये माजी है ना, अब आगे भी तो बढ़ना है, अब हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उसूलों की सियासत करना चाहते हैं। आर्गुमेंट ये मिलता है अब जी माजी के बगैर कोई हाल नहीं होता और हाल के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज में जून बदल गई है जी मजहर साहब, एक चीज अभी कह रहे थे शाहीन से भाई साहब, और वो कहते हैं कि पीटीएम के जलसे ज्यादा मुतासिर कुन नहीं रहे और उसकी बुनियादी वजह यह कि अवाम उसका हिस्सा नहीं बन सके और अपने पॉलिटिकल वर्कर्स तो उनके आए लेकिन अवाम उसमें शामिल नहीं हुए। अगर ऐसा ही है और आप इत्तफाक करते हैं तो पीडीएम अपनी इस पूरी मूवमेंट जो 3-4 महीने तक चलेगी, इसमें से क्या अखज़ कर पाएगी? क्या हुसूल क्या होगा इसमें से, एक्सरसाइज में से? देखिए, पाकिस्तान में जो सियासी तहरीकें चलती है ना,
उसका एक खास पीरियड होता है, एक खास टेम्पो होता है। यानी आप 1977 की अगर तहरीक देखें तो वो तहरीक की कामयाबी जो हुई थी, उसकी कामयाबी दूसरे मानों में मैं कह रहा हूँ, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इलेक्शन उसी वक्त हुए थे, तो लोग सड़कों पे थे और जाहिर है एक उन्होंने पूरा एक माहौल बना दिया था। उन्होंने सूबाई असेंबली के इलेक्शन तो जमाने में अलग अलग होते थे, सूबाई असेंबलियों को बॉयकॉट किया और वो कामयाब बॉयकॉट रहा। उससे तहरीक वो पिक कर गई। उसके बावजूद भी सिंध में उसने बड़ी तब्दीली लेकर आया और पूरे पॉलिटिकल रवैये में तब्दीली आई। इस वक्त जो पूरा सूरत हाल है, हो सकता है कि पहली चीज तो ये कि चूंकि इस मुल्क की दो बड़ी सियासतें उनको जब लोग देखते हैं तो वो उनकी माजी की हुकूमतों के हवाले से पहले जज करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं वो गवर्नमेंट से वो खुश नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन करते हैं। अगर ये प्योरली महंगाई के खिलाफ मूवमेंट होती, इस मूवमेंट में बड़ी जान पड़ जाती जी। ये अगर नए इलेक्शन या हुकूमत हटाने की तहरीक ना होती, उस वक्त सिर्फ महंगाई को फोकस करते जी, महंगाई से लोगों को जनरेट करते, महंगाई के इश्यूज को फोकस करते, तो ये अल्टीमेटली बन जाती है एंटी गवर्नमेंट। लेकिन अभी भी जाहिर तीन जलते हैं, हम नहीं कह सकते कि आगे चल के वो हो। उसका असल टास्क तो पंजाब में होगा, असल बैटल फील्ड पंजाब की है जी। पंजाब में कितनी जो है ये तहरीक जो है वो जान पकड़ सकती है, ठीक। और उसका जाहिर है उसका आखिर आज की जनता जब लाहौर में होगा तो उसके बाद हम जज कर सकेंगे कि लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आम पब्लिक की अपनी जगह है जी। पर करीब 50,000 लाख 2 लाख लोग इज्तिमा हो जाते हैं। आप अचीव क्या करना चाहेंगे जी? इससे जाके आप गवर्नमेंट नहीं डिसॉल्व होती। आप चाहेंगे कि कोई तीसरी फोर्स आके इस गवर्नमेंट को प्रेशर के अंदर हटा दे, तो क्या वो जमहूरी तरीका होगा जी? क्या उसको हम जमहूरी रवैया कहेंगे? कि अगर उस वक्त भी कोई ऐसा आर्मी थी जिस वक्त आपने जैसे जनरल राहील शरीफ के मौके पे नवाज शरीफ ने ही कहा था ना, जनरल राहील शरीफ के इमरान खान और ताहिर कादरी से बात की जाए, क्यों कहा था? उसकी क्या जरूरत पड़ी थी? आपको खुद जाके डायलॉग क्यों नहीं किए? तो हमारी इस तहरीक की जो डायरेक्शन है वो मुझे बिल्कुल सेट नहीं नजर आती। ठीक है, वो मुझे बिल्कुल डायरेक्शन लेस नजर आती है, इसीलिए इनको मुश्किलात का सामना आगे चल के होगा। ठीक है, राइट सर। आप ये कह रहे हैं कि आपको इसका ये नतीजा खेज होते हुए नजर नहीं आ रही और ये डायरेक्शन लेस नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मतलब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बाकी मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। अब शाहीन से भाई साहब, अभी तक जो पीडीएम के जलसे हुए हैं वो 3 निकात पर खड़े हैं, या 3 नारे उसमें लगे हैं। एक कि धांधली हुई है, दूसरा ये कि इमरान खान नाकाम हो गए हैं, बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, इमरान खान से परफॉर्म नहीं हुआ, और तीसरा ये कि हमने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, ये देखिए हमने ये सब चीज़ें की हैं। आप में से, आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन सा नारा जो है वो ताकतवर है, जिसकी बुनियाद पर कोई इम्कान मौजूद है इन जलसों के कामयाब होने का? देखिए, ये तीनों पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं और मेरा ख्याल है तीनों अपनी जगह कुछ ना कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ गलत भी है। लेकिन ये पॉलिटिकल स्लोगन्स है, इनको पार्लियामेंट के अंदर आके लगना चाहिए। ये जलसों में आप लगाए, ठीक है, वो भी एक पॉलिटिकल तरीका है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को आपने छोड़ दिया, जैसा कि अभी हमारे गेस्ट मजहर साहब कह रहे थे कि अगर आप स्पेस छोड़ दें खुद, तो फिर कोई ना कोई आके उसको फिल तो करेगा। और हमारे यहाँ यही हुआ है कि जी पॉलिटिशियंस जो है जब उनका वक्त आता है तो वो फिर अपना पॉलिटिकल तरीके से मसलों को हल नहीं करते। अभी बात हो रही थी कि एनबीसी साहब ने कहा कि क्या क्या हमारे सियासतदानों ने नहीं किया फौज को। मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक फौजी जनरल को वर्दी में ही इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे दी थी। अब ये अगर एटीट्यूड हो, पॉलिटिकल एटीट्यूड जो हो, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अगर ये हो, तो फिर डेमोक्रेसी को तो आप कसूरवार न ठहरे ना, आप फिर अपने आप को कसूरवार ठहरे। काजी साहब ने 2 बातें की बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं उसमें एक 1 लाइन कमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट जो है ये अब लिमिटेड कंपनीज बन गई हैं और लोग इसमें
पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए नहीं आते, बल्कि अपने बिजनेस के लिए आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ऐड ये करना चाहिए कि ये लिमिटेड कंपनियां नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड कंपनीज हो गई हैं। ठीक है, इनका कोई अब रोक टोक ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई ऊपर का कोई कैप ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाएंगे और कहाँ जाके इनको रुकना है या कौन इन्हें रोकेगा। ये खुद तो रुकती नहीं है। काजी साहब ने एक और बात की कि स्टाम्प पेपर लेके आ जाते हैं और उस पर पार्टियां चल रही हैं। वो तो हमने देखा है कि जब बेनजीर साहिबा की शहीद हुई थी तो एक स्टाम्प पेपर आ गया, एक वो तो स्टाम्प पेपर भी नहीं था शायद, वो तो ऑर्डिनरी पेपर था और फिर पूरी की पूरी पार्टी उस तरफ चल पड़ी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पर्ची थी जी हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर है कि उन्हें डेमोक्रेसी को उसमें यकीन रखना चाहिए और उसको कामयाब बनाने की कोशिश करना चाहिए। वो अगर देखते दूसरों की तरफ तो फिर कैसे होगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात जो है कि बदर साहब ने कहा कि तहरीकें चली, लेकिन तहरीकें हमारे यहाँ जितनी भी चली हैं पहले, उनके पीछे कोई ना कोई होता था, तब वो कामयाब होती थी। आप ये हिस्ट्री हमारी देख लें जी। ऐसी तहरीक भी कामयाब हुई है। मुझे याद है, एनबीसी साहब को भी याद होगा कि बेनजीर साहिबा ने लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद F10 से और राजा बाजार तक। वो इस्लामाबाद सिर्फ हुआ और वो भी एक गाड़ी में वो छुप छुपा के निकल के वहां पहुंच गई और वो लॉन्ग मार्च हो गया और कामयाब हो गया और उसकी बेसिस पे हुकूमत हट गई। तो कोई ना कोई पीछे जब होता है तो ये तहरीकें कामयाब होती हैं। आप वैसे जलसे जुलूस करते रहे, 120 दिन आप खड़े रहे बाहर, कुछ नहीं होगा अगर कोई पीछे नहीं है। तो ये पॉलिटिशियंस को अपना रोल देखना चाहिए। आज मैंने एक कॉलम लिखा है आप ही के 92 अखबार में कि इस पूरे सियासी सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। आजकल ये लफ्ज बड़ा यूज हो रहा है हर जगह, सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो लोगों का हो रहा है, इंडिविजुअल्स का हो रहा है। कोई गायब हो जाता है, कोई 1-2 दिन के लिए, फिर वो वापस आ जाता है तो बिल्कुल वो ठीक ठाक हो जाता है। तो वो कहा जा रहा है कि जी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैं ये कहता हूं कि ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है। और उससे पहले अगर आप करना चाहेंगे तो उससे पहले पूरे सिस्टम को शट डाउन करना जरूरी होगा। कुछ देर के लिए, 1 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, जितना भी लंबा आपको अपडेट करने में टाइम चाहिए, सही है, शट डाउन भी जरूरी होगा। मगर 3 महीने के लिए नहीं, एक हफ्ते के महीने के लिए नहीं। आप इतना लंबा अपडेट करना चाहे वो तो 11 साल में अपडेट नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो अपडेट के लिए आते हैं, 11 साल बैठे रहते हैं, वो होता ही नहीं अपडेट। हाँ, 90 दिन हमारी तारीख में अहम है ना। अच्छा नासिर बेग चुगताई साहब, एक तो अभी जो आर्गूमेंट्स दिए गए उसमें जो अभी शाहीन सबाई साहब भी कह रहे हैं कि ये निकलने वाला कुछ नहीं है। मज़हर अब्बास साहब भी कहते हैं कि डायरेक्शन लेस है, इस मूवमेंट से कुछ निकलेगा नहीं। क्या ये निकल सकता है जो कम अज़ कम अचीवमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कि चलिए हमने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया है, उन्हें मुतहरिक कर लिया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज की है। क्या कम अज़ कम ये हासिल हो पा रहा है? क्योंकि आमतौर पर ये समझा जाता है कि ये भी बहुत अर्ली है, ये अगर करना है तो फिर इलेक्शन से 1-1.5 साल पहले ये मूवमेंट शुरू की जाती है। ये बहुत पहले शुरू हो गई है अगर ये मकसद है तो। शाहीन साहब ने बिल्कुल सही कहा। शाहीन साहब और मैं एक ग्रुप में काम करते रहे, हमें पता है कौन सी खबरें बहुत जाती थी और कौन सी खबरें रुकवाई जाती थी। इस हमें पता है कि हालात क्या थे, किस तरह बिगड़े, क्या हुआ। यहाँ तक बात है सॉफ्टवेयर अपडेट की, मैं नहीं समझता सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर ट्रैश कर देना चाहिए, एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए नई हार्ड डिस्क के साथ, जिसमें इंतखाबी निज़ाम की पूरी ओवरहॉलिंग हो। सिस्टम को शट डाउन करें कुछ अर्से के लिए जी। वो हाँ, सिस्टम शट डाउन नहीं करें, सिस्टम को मतलब नया सिस्टम डालें ना। आप नया सिस्टम डालें, पुराना सिस्टम निकाल दें। पुरानी सियासत गरी ख्वार है सर, इसका फार्मूला नहीं है ना किसी के पास, मगर करेंगे कैसे और कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल फार्मूला है, बिल्कुल फार्मूला है। दुनिया में जगह जगह फार्मूला मौजूद है। ये जो इंतखाबात आप कराते हैं ना, तो मेरे इलाके से 11,000 वोट लेने वाला जीत जाता है जी, और मेरे इलाके में आबादी वोटरों की तादाद 3 लाख है। ये इंतखाबात ही नहीं है, ये सब जालसाजी है। तो कोई ऐसा इंतखाबी निज़ाम आए कि जहाँ ये फ्रॉड तो कम से कम ना हो। दूसरी बात ये कि जो जलसे वलसे हो रहे हैं, इनमें मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा गेन कर रही है।
पंजाब में थोड़ा गेन किया, गुजरांवाला में उसके ऑफिस खुलना शुरू हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह वो मूव कर रहे हैं वहाँ दोस्तों से, और दोस्तों से मुराद मेरी सहाफ़ी हैं सिर्फ, सियासतदान नहीं है और कमिश्नर में नहीं है। सहाफ़ियों से मेरी बात हुई है, वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि इस वक्त तो तूती बोल रहा है इनका, तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। लेकिन असल मसला महंगाई का है। कहा गया तहरीक चली और कुछ कामयाब गई। ये नहीं कि तहरीक सबको पता है कि किसने चलवाई थी, किसने फंड किया था, कहाँ से फंडिंग आई थी, किस तरह वो नाकाम, पहले हफ्ते में तहरीक नाकाम हो गई थी। फिर मजहब का कार्ड लाया गया, मजहब के कार्ड पे वो तहरीक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और उसके बाद आखिर में मुज़ाकरात हुए, फार्मूला तय पा गया कि किस तरह दोबारा इंतखाबात होंगे, और सुबह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करके मरी ले जाया गया। आई जाएगी तहरीक किसने फंड की थी, ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो बिल्कुल पीछे लोग मौजूद होते हैं, पीछे पुश करने वाले भी होते हैं, लाने वाले भी होते हैं, गिराने वाले भी होते हैं, और सजाएं देने वाले भी होते हैं। तो जो आप स्पेस फराहम करते हो तो आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर की जगह पेशावर जाना पड़ता है मदरसे के बच्चों को खैरियत पूछने के लिए। आपने स्पेस दिया ना, प्राइम मिनिस्टर तो लाहौर चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने डॉक्टर से खिताब किया बगैर मास्क लगाए हुए, सारे डॉक्टर बगैर मास्क के बैठे हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ कोई सियासी लीडर नहीं गया, सिर्फ ब्लोर फैमिली वहाँ नजर आई आपको, जो सब शहीद हो चुके हैं, और उनकी बेवा बाकी है, हारून की बेवा, वो लोग वहाँ नजर आए। बशीर ब्लोर शहीद हो चुके हैं, सब शहीद हो चुके हैं उनके लोग। तो जो इफ्तिखार नजर आया जिनका बेटा शहीद हो चुका है, तो आपने स्पेस दिया, आर्मी चीफ चले गए, ना प्राइम मिनिस्टर गया, ना वज़ीर दाखिला गया, और कोई भी नहीं गया। तो ये बात है, स्पेस आप दोगे तो कोई, पानी होता है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो बात ये है कि एक तरफ बैठना पड़ेगा आपको, अपनी जुराइम का हिसाब लेकिन सर ये जो पड़ेगा, अभी बहुत जुर्म हो चुके हैं जी, मगर अभी जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम अपडेट की काजी साहब बात हो रही है, अब ये सिस्टम अपडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। इसको अगर मैं रिफॉर्म्स का नाम दे लूँ, जो इदारों में लेकर आना था उसी को शायद सिस्टम अपडेट कहा जा रहा है। तो रिफॉर्म्स कैसे, प्राइम मिनिस्टर तो अभी मैं आप ही के प्रोग्राम में भी देख रहा था, आप भी इसी बात पर कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर तो उन छोटे छोटे माफियाज से परेशान है कि जी माफियाज हमें करने नहीं दे रहे, हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो माफियाज हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो अगर छोटे छोटे माफियाज काबू में नहीं आ रहे तो ये सिस्टम अपडेट कैसे होगा, रिफॉर्म्स कैसे आएंगी? देखिए, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं जो अभी शाहीन शहबाजी साहब ने भी कही कि बात यह है कि जहां पॉलिटिकल इक्तदार जहां गया, जिनके पास था, उनके पास ज़राए पैदावार पर भी उनका कब्जा हो गया। अब देखें ना, आपकी जितनी रेगुलेटरी रिजीम्स थी वो खत्म हो गई। आप बड़े दिनों बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम सुन रहा हूं, खैर से तिया पांचा कर दिया पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग ने, नून ने भी उसका। देखिए, आपने एक सिस्टम बनाया, रियासत के इदारे ऑफलोड किए, पब्लिक सेक्टर को दिए और कहा कि जनाब ये होगा, ये होंगे इदारे जो इनको रेगुलेट करेंगे, ओगरा रेगुलेट करेगा, नेपरा करेगा, फलां करेगा, फलां करेगा। वो तो बन गए पूडल्स। राणा भगवान दास की रिपोर्ट खोल के देख लें। सवाल यह है कि क्या कोई पॉलिटिकल लीडर इस इकोनॉमिक मॉडल को रीथिंक करने का सोच रहा है या नहीं? राइट विंग रिफॉर्मिज्म के तो टुकड़े सामने पड़े हुए हैं, मुझे तो लगता है लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म की भी गुंजाइश बाकी नहीं बची। अब सवाल हुआ क्या है, मुझे बताएं मसला क्या है? लड़ रहे हैं आपस में, बैंक इनके पास हैं, मिलें इनके पास हैं, ज़राए पैदावार के ये मालिक है, असेंबलियों में एक भी गरीब आदमी का नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं है, अगर उनको पहुंच जाता है तो एक हादसा होता है। ये सेनेट की सीटें जिस तरह, मैं नहीं कहता, खुद वो जो खुद ज्यादा चटान कह रहे थे जैसे बिकती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस तबके से ये समाज अब चल नहीं पा रहा। अब सवाल यह, इसको अपडेट करने की बात नहीं है, बात यह कि आप देखें, आप एक कार्टून को हाथ डालते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, पता चलता है भाई इन्होंने इलेक्शन फंड किया हुआ है। अभी जो बात की, बेग साहब ने बड़ी अहम बात की, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। इन्होंने कौन सी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की है, मैं आपको याद दिलाता हूं। अभी कुछ एक कानून आया था जिसपे हमने बहुत लड़ाई की, जिसमें हमने जो है वो, जिसमें कुछ मजहबी जज्बात मजरू हुए, उसके साथ एक और वारदात हुई थी जो सागदार ने की थी। जो एक कानून था कि जनाब आपने बताना है, जो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हो उनके कवायद जो है वो वेरीफाई करने होंगे आपको जाके स्टेट बैंक में। आपको याद होगा, मुझे नाम भूल गया, बड़ा सा जो नादरा के चीफ थे, उन्होंने कहा मैं सॉफ्टवेयर बना देता हूं कि जो लिंक होगा इलेक्शन कमीशन से, तो आपके जो है अपना
आपके जो शनाख्ती कार्ड दे जा रहा है और स्टेट बैंक से 1 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने माल, उसको स्क्रैप कर दिया। उसने 2 कारनामे करके गया है साझेदार। एक तो वो स्क्रैप कर दिया कि जनाब किसी ने लोन लिया है नहीं लिया, उसने कोई डिफॉल्टर है, बेटा डिफॉल्टर है या नहीं। और दूसरा काम उन्होंने किया 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बना के हवाले को लीगलाइज कर दिया। तो हुआ क्या है, ये सारे के सारे एक तबके के मफाद में लेजिस्लेशन करते रहे। मैं एक बहुत बड़े मैं अर्ज करता हूं, इन्होंने कानून बना दिया कि 5 साल पुरानी डकैती एफबीआर चेक ही नहीं कर सकता। 5 साल हुकूमत करें, माल खाएं, उसके बाद टाइम बार हो जाता है। सो एवरीथिंग, सारी बिसात आपने बिछाई 1% लोगों की डकैती को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। ये होती है डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी और उस चक्कर में डाला हुआ है, ये आमरीत होती है, ये डेमोक्रेसी होती है। आमरीत में भी हमें जूते, फिर कहते नहीं वो लोग तो अपने मुफादात के लिए बनाई गई जो कानून साजी है, ऊपर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती, क्योंकि उसमें सबका फायदा होता है। और प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 इसकी एक एग्जांपल है जो आप बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। वक्त कम है और मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन कमेंट आ जाए आप सबका। सबसे पहले नासिर भाई साहब आपसे शुरू करते हुए, आपके ख्याल में जो कल अख्तर मेंगल साहब ने मरीम नवाज से मुलाकात की है, इसकी के ख़ास पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन आप करते हैं या एक मामूल की मुलाकात समझते हैं? मैंने पहले भी अर्ज किया कि मामले की मुलाकात नहीं थी। ये मुलाकात बलूचिस्तान में किसी तब्दीली की तरफ आपको शायद लेके चली जाए, अगर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए, अगर जरदारी साहब तैयार हो जाए। सबसे बड़ी बात जरदारी साहब की तैयारी है, क्योंकि जो कुछ सेनेट में हुआ था पिछले दिनों, उसमें उन्होंने हाँ तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो फैसला आया खुफिया रायशुमारी पे मुख्तलिफ था। तो मरियम और मेंगल साहब की मुलाकात मामूल की नहीं है, ये गैर मामूली मुलाकात है और तब किसी तब्दीली की तरफ लेके जा सकती है, अगर सियासी मुफाहमत हो जाए और पीपल्स पार्टी तैयार हो जाए। सही है। क्या अपने तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज शाहीन से भाई साहब कोई ऐसा एडवेंचर करने में कामयाब हो सकती हैं? क्योंकि सनाउल्लाह ज़हरी साहब की दफ़ा जब हुआ था तो उसके बारे में मशहूर था कि जरदारी साहब ने ताकतवर हलकों के साथ मिलकर ये किया है। तो क्या अपने तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को मूव कर सकती हैं? देखिए, बात यह है कि कई दफ़ा बलूचिस्तान में खासकर, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स एक बड़ी पिक्यूलियर पॉलिटिक्स है और वो आम पॉलिटिक्स से कुछ थोड़ी सी हटके है, और वहाँ पे कुछ और इदारों का और कुछ और स्टेक होल्डर्स का रोल भी ज़्यादा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थ्रेट्स भी ज़्यादा है, वहाँ पे टेररिज्म है, वहाँ पे सबसे बड़ा आपका मुल्क का प्रोजेक्ट सीपैक जो है वो बलूचिस्तान में है, उसकी सिक्योरिटी का भी मसला है। तो वहां पे हमने पिछले 2-3 दफा देखा कि जी वो नजर कुछ आता है, लेकिन जब नतीजा निकलता है तो वो कुछ और होता है। और वही फिर बलूचिस्तान का मॉडल जो है, फिर वो अल्टीमेटली नेशनल असेंबली में भी आ गया, पार्लियामेंट में भी, नेशनल पार्लियामेंट में भी आ गया, जब हमने देखा कि फाटफ के ऊपर बयानात कुछ और थे और नतीजा कुछ और है। तो अब भी अगर नेशनल और सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है कि वहां पे आपको एक गवर्नमेंट का चेंज जो है वो सूट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है फिर नतीजा वही आएगा, चाहे ये आपस में जितनी भी मिल के कोशिश कर लें, नतीजा वही आना है जो पहले आया था। कि अभी नेशनल सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट है ये जी, कि अभी ये स्टेबिलिटी रहे यहाँ पे और इसी तरह ही चले। ठीक है, सईद काजी साहब आपकी राय? देखें, जब पॉलिटिकल पार्टीज का आलम ये हो कि वो अपनी ताकत लोकल मुक्तदर तबकों से मांग रहे हों या इंटरनेशनल पावर ब्रोकर से मांग रहे हों, तो इसका मतलब है उन्होंने अवाम पर एतमाद छोड़ दिया है और अवाम की ताकत के बल पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो फिर जब बालादस्त तबकात के हाथों में हम अपनी बागडोर दे देते हैं, तो फिर शाहीन साहबाई साहब ठीक कह रहे हैं, वही होता है जो ऊपर से होता है, नीचे से कुछ नहीं होता, और बंदे आपके ज्यादा होते हैं, वोटिंग के बाद आपके बंदे कम हो जाते हैं। ये चल रहा है और चलता रहेगा जब तक अवामी सियासत बहाल नहीं होती। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, बेशुक्रिया साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।